नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव डाई के डाइंग मैकेनिज्म के बारे में। जो हमने डायरेक्ट डाई के लिए देखा था, वैसे ही आज हम लोग देखेंगे रिएक्टिव डाई के डाइंग मैकेनिज्म के बारे में डिटेल। जैसे डायरेक्ट डाई में हम लोगों ने कुछ स्टेप देखे थे, वैसे ही रिएक्टिव डाई भी काफी हद तक डायरेक्ट डाई के शुरुआती स्टेप को फॉलो करती है, और इसीलिए डायरेक्ट डाई के मैकेनिज्म का वीडियो जो था उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप वहां से देख के स्टडी कर सकते हो। जब हम डाई को पानी में डालेंगे, घोलेंगे, तो क्या होगा? तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर एंड डाई SO3 माइनस and Na plus. The ions will be there in water medium. When dye is dissolved, which we are seeing, so dye becomes anionic and ready for exhaustion. जैसे ही फाइबर को हम अल्कलाइन मीडियम वाले पानी में लाएंगे, तो इट इम्प्रूव द डाई पेनिट्रेशन इन एमोर्फस मीडियम। ओके। तीसरा, यहाँ तक डायरेक्ट डाई जैसा है। तीसरा भी हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जो डायरेक्ट डाई में भी हम डालते थे। सेम वे ग्लोबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, what they do, so they produce the negative dye ions which can move towards the cotton surface, and salt also reduces the repulsion between dye and fiber। यही होता है, और इसी की वजह से डाई फिजिकली फाइबर के ऊपर जाके ऐसे एडसॉर्ब हो सकती है। ओके। अब जो बात है कि यहाँ भी हम लोगों ने डायरेक्ट डाई में भी Na2CO3 या NaOH को डाल के या ग्लोबल सॉल्ट को डाल के वी आर जनरेटिंग सेल्यूलोज O माइनस, इसको बोलते हैं सेल्यूसेट आयन। अब आपका सेल्यूलोज बन गया है न्यूक्लियोफिलिक। नाउ योर रिएक्टिव डाई कैन बॉन्ड with generate a covalent bond with cotton after addition of alcohol. So you have to first convert your cellulose into nucleophile। तो वो हमने कर दिया। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो देखते हैं कि रिएक्टिव डाई कहाँ जाके ज्वाइंट होगी सेल्यूलोज O माइनस के साथ, जो यहाँ पे हमने बनाया। अब देखते हैं उनकी मैकेनिज्म। पहले देखते हैं हेलोट्राइजिंग के लिए। जो यहाँ पे दो चीजें थी, जब दो क्लोरीन होता है तो उसको हम बोलते हैं डाई क्लोरोट्राइजिंग TCT, और जब एक क्लोरीन होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनो क्लोरोट्राइजिंग। अब आप हमारा रिएक्टिव डाई का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसको भी मैं इस लिंक में डालूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, कि वहां पे क्या होता था कि जब दो क्लोरीन होते थे तो हम उसको बोलते थे कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई, और जब एक क्लोरीन होता था तो उसको हम बोलते थे हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई। अब होता क्या है, जब आप डाई को सेल्यूलोज और पानी दोनों पहले है वहां पे डालते हैं, तो योर डाई विल अट्रैक्ट टुवर्ड द Cl, वहां पे निकल के वहां पे ओ सेल्यूलोज ज्वाइन होगा, जो सेल्यूसाइड आयन हमने बोला वही। और H2O में भी क्या होता है? O माइनस होता है, OH माइनस। तो OH माइनस के साथ भी डाई जाएगी, और वो Cl की जगह आएगा OH इंस्टेड ऑफ O सेल्यूलोज। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइज डाई। इसके बारे में अभी देखेंगे डिटेल। जब एक ही बॉन्ड OH में कन्वर्ट होता है, एक ही क्लोरीन, तो उसको बोलेंगे पार्शियली हाइड्रोलाइज। और जब दोनों क्लोरीन की जगह OCl माइनस आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली डाइड कॉटन। यहाँ पे दोनों जगह आपका कॉटन डाई हो चुका है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन मोनोक्लोरोट्राइजिन, कि वहां पे भी एक क्लोरीन है, तो आइदर कॉटन जाएगा या पानी में से OH जाएगा। जब पानी में से OH गया तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, और कॉटन में से गया ओ सेल्यूलोज तो उसको बोलेंगे फिक्सेशन। अब यहाँ क्या होता है, जब हम हेलोट्राइजिंग की बात करते हैं, तो आप यहाँ नीचे देखो, तो जब क्लोरीन है इट विल रिप्लेस। और क्यों रिप्लेस होगा? तो these will generate डेल्टा प्लस एट द कार्बन पोजीशन, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इज माइनस डेल्टा, डेल्टा माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आपके कॉटन के ऊपर, सॉरी डाई के ऊपर जनरेट हो जाता है, तो इट विल अल्टीमेटली क्लोरीन और नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कार्बन से दूर ले जाए। और जब कार्बन से दूर जाएगा तो वहां पे यू विल फाइंड द एस्टर बॉन्ड, दैट इज द एस्टरिफिकेशन। और जब एस्टरिफिकेशन होता है, क्लोरीन रिप्लेस होता है, मतलब हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट होगा और वहां पे आएगा ओ सेल्यूलोज। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच इज हैपनिंग इन हेलोट्राइजिंग। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइक्लोरो मोनोक्लोरो ट्राइजिंग रिएक्टिव डाई। सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेमाजोल। रेमाजोल में क्या होता है?
तो ट्रेमाजोल हैज डबल बॉन्ड, अगर आप देखोगे तो वहां पे डबल बॉन्ड है, विनाइल सल्फोन की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और वो डबल बॉन्ड क्या होता है, दोज आर पोलराइज बॉन्ड, मतलब दे कैन ट्रांस, कार्बन कार्बन यू घूम सकते हैं, यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो दे कैन ट्रांस। तो पोलराइज वन टू ट्रांस एडिशन, मतलब पोलराइज बॉन्ड है वहां पे एडिशन होगा, एक बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और वहां पे वो सेल्यूलोज विल कनेक्ट, देखो। और यहाँ पे सी के पास H यहाँ माइनस हुआ, तो एच ओ एच से भी H आएगा, और CH2 ओ सेल्यूलोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कुछ डाल रहे हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। दिस वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये होता है सेल्यूलोज ईथर फॉर्मेशन से। हमेशा याद रखना, जब हेलोट्राइजिंग की बात होती है, डाइक्लोरो मोनोक्लोरो की बात होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एस्टरिफिकेशन, और जब विनाइल सल्फोन की बात होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय फॉर्मिंग सेल्यूलोज ईथर। तो ये दोनों डाई का मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जो देखा कि रिएक्टिव डाई हैज द अट्रैक्टिवनेस और एफिनिटी टुवर्ड्स OH माइनस, जो पानी में भी है, तो पानी में भी है, इसकी वजह से वो पानी में जाके उतनी डाई वेस्ट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्टिव डाई। ये चीज क्या है कि जब आप पानी डालते हो तो क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH with the which are present in water molecule instead of O cellulose। तो ये अब बन गई आपकी डायरेक्ट डाई इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, जब दोनों जगह OH आ जाएगा तो ये डायरेक्ट डाई बन गई। और डायरेक्ट डाई बनने के बाद उसकी एफिनिटी कॉटन के लिए रहेगी, पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगी, तो जब आप वॉश करोगे तो ये डाई निकल जाएगी। जब पीएच 10 से 11 होता है तो ये रेशियो होता है 30 का, मतलब द डाई हाइड्रोलाइज डाई की कंपेयर में 30 टाइम फास्टर रिएक्टिव डाई के साथ कनेक्ट होगी, 30 टाइम फास्टर और ग्रेटर देन दैट वाटर रिएक्शन, मतलब जितनी डाई इसके साथ रिएक्ट होगी उससे 30 गुना ज्यादा फास्टर डाई, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डाई विल रिएक्ट विद दी वाटर। और अगर आपने पीएच 13 कर दी तो वो 10 टाइम ही ज्यादा होगा, मतलब योर पीएच मस्ट बी नियरली 10 to 12। अगर आप 13-14 मतलब हायर अमाउंट में कॉस्टिक सोडा ले लेते हो तो वहां पे ज्यादा डाई हाइड्रोलाइज होगी इंस्टेड ऑफ यूज इन अ डाई, कॉटन पे कम जाएगी। सेम थिंग इज हैपनिंग इन विलाइन सल्फोन ऑल्सो। अगर आप उसमें भी देखो तो ये सेल्यूलोज OH के साथ रिएक्शन हुआ और ये OH के साथ हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन के पास वो सेल्यूलोज आएगा और उसी के पास OH भी जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही रेशियो वर्क करेगा कि एज पर दी पीएच हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्टिव डाई विल हैपन। तो कैसे कम कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस को, दो रास्ते हैं, आइदर डेवलप रिएक्टिव डाई विच हैज हाई रेट ऑफ एग्जॉशन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्ट विद द फाइल, और दूसरा रास्ता ऐसी कोई एप्लीकेशन टेक्निक जनरेट करो कि जो रिएक्टिव डाई का फिक्सेशन बढ़ाए। हाई रेट ऑफ एग्जॉशन के लिए हमने HE डाई फाउंड की, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अलग से वीडियो में, ओनली फॉर HE रिएक्टिव डाई। और न्यू एप्लीकेशन टेक्निक में भी आप ऐसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं लाइक पैड ड्राई क्योर या कोल्ड पैड बेड, जहाँ पे यूरिया ज्यादा है, या फिर फिक्स पहले से ही आप कोटिंग कर दो फैब्रिक का एंड देन यू गो फॉर अ डाइंग, या कोल्ड फिक्सेशन में ले जाओ। तो यू कैन डेवलप अ टेक्निक ऑल्सो विच कैन इंक्रीज द फिक्सेशन, सो ज्यादा डाई फाइबर पे जाएगी कंपेयर टू पानी के साथ रिएक्शन करे उससे ज्यादा। ओके, सो यहाँ तक हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टिव डाई। अगले इतवार को हम लोग देखेंगे हाउ डायरेक्ट डाई कैन बी सॉरी reactive dye can be applied on cotton by using different techniques। ओके, तब तक आप इसके बारे में देखिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।